वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। सो दोस्तों, कल का जो लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने 23 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। यानी कि ये जो बीपीएससी आपकी 67 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ये जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज आपकी है। इसमें हम लोगों ने कल 23 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे आगे जितने क्वेश्चन हैं, यानी कि 24 से लेकर के मोर देन 50 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आप सभी लोग जितने लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बस प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जिस समय वीडियो आए तो आप सभी दोस्तों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए, जहाँ से आप सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करके आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए और सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और आज आपका जो एक मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं केवल वो चीज़ डिस्कस करूँगा कि यानी कि अभी मोर देन आपके पास 35 डेज हैं, तो 35 डेज में आपको किन टॉपिकों को एक बार रिवाइज करके अवश्य जाना, क्योंकि वो टॉपिक मैंने 5 ईयर का पूरा एनालिसिस किया, जिसमें उन टॉपिकों से हर साल मतलब हर साल 2 या 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आप लोगों ने उन टॉपिकों को डिस्कस मतलब पढ़ लिया, समझ लिया उन टॉपिक को, तो मोर देन आपके 120 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि उन टॉपिकों से हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज शाम तक आप वो वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग उस वीडियो को देखना मिस मत कीजिएगा। तो आज की जो हमारी जो क्लास है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और वो वीडियो आपको शाम तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर का सेनापति था। तो आपको यहाँ बताना सिकंदर का सेनापति कौन था। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड में चलूँगा और जिस क्वेश्चन की एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर का सेनापति था। तो आपको बताना है कि सिकंदर का जो सेनापति था वो कौन था। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना। आप लोग कमेंट के माध्यम से राइट आंसर बताते रहिएगा और उसके बाद जितने लोगों को जितने क्वेश्चन सही होते हैं तो आप लोग अपना एक बार मूल्यांकन करके कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज कीजिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर है। तो सिकंदर का सेनापति कौन था। तो सिकंदर का जो सेनापति था वो कौन था। यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। जो सेल्यूकस निकेटर था वो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। क्या है, जो मेगास्थनीज है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद में यहाँ पे दिया है बिरियाकस। तो बिरियाकस जो है वो जल सेनापति था। क्या था, ये जल सेनापति था, ये जल सेनापति था। और सेंड्रोकोट्स जो दिया गया यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये जो आपका सेंड्रोकोट्स है कि ये उपाधि है जो जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दी गई थी। किसको द्वारा, जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर का सेनापति वो था सेल्यूकस निकेटर था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। तो यहाँ पे आपको बताना है जो बुद्ध चरित्र था उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो बुद्ध चरित्र की जो रचना थी वो अश्वघोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई थी। उसके बाद में जो वसुमित्र हैं, तो वसुमित्र जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। क्या थे, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और महाकश्यप जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैशाली में विश्व की सर्वप्रथम गणतंत्र व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा लागू की गई थी। तो वैशाली में जो विश्व की सर्वप्रथम गणतंत्र व्यवस्था लागू की गई थी वो की गई थी आपको लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा सर्वप्रथम गणतंत्र व्यवस्था वैशाली में लागू की गई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित
किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने वैवाहिक नीति को अपनाया था और अपने राज्य की जो स्थिति थी उसको मजबूत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिम्बिसार। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिम्बिसार ने जो था वो वैवाहिक नीति को अपनाकर अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक की हत्या करके बिम्बिसार सत्तासीन हुआ था? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसकी हत्या करके उसने मतलब सत्तासीन बिम्बिसार हुआ था? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 28 क्वेश्चन नंबर है। तो बिम्बिसार जो था वो रिपुंजय की हत्या करके मतलब उनकी हत्या करके सत्तासीन हुआ था। और जो ये रिपुंजय थे वो बृहद वंश के अंतिम शासक था। ये जो बृहद वंश था आपका, जो बृहद वंश था इसके अंतिम शासक थे और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हरेक वंश की स्थापना की थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिम्बिसार जो थे, बिम्बिसार ने किसकी हत्या की थी? रिपुंजय की हत्या करके सत्तासीन हुए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरेक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ से परिवर्तित कर पाटलिपुत्र को बनाया था? तो कहाँ से परिवर्तित इन्होंने की थी? तो इन्होंने राजगृह से परिवर्तित कर इन्होंने पाटलिपुत्र बनाया था। किसने? हरेक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से परिवर्तित कर पाटलिपुत्र को बनाया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध, जो आपका कलिंग युद्ध हुआ था उसका जो वर्णन है कि अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? यानी कि जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका हमको जो वर्णन है वो किस शिलालेख में अशोक के मिला था आपको बताना है। तो पहले मिला था कि दूसरे में मिला था कि 11वें या 13वें में मिला था? तो जो इसका कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो हमें किस में मिलता है? वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। किसमें? 13वें शिलालेख में मिलता है। और इसके अशोक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो कलिंग विजय थी। कब हुई थी ये 261 ईसा पूर्व में हुई थी। 261 ईसा पूर्व में हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13वें शिलालेख में हमको कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? आपको यहाँ पे ये बताना है। यहाँ पे बौद्ध संगीति दी गई है, उसके बाद में आयोजन स्थल यानी कि कौन सी बौद्ध संगीति है वो किस जगह पर आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति दी गई है, उसके बाद में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ दी गई है। तो आपको बताना है कि कौन सी कहाँ पे मतलब आयोजित की गई थी और इसमें ऐसी कौन सी बौद्ध संगीति है जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जो आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो वल्लभी में नहीं हुई थी। वो कहाँ हुई थी? वो द्वितीय आपकी जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था तो वैशाली में साबक मीर की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये साबक मीर की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी? साबक मीर की अध्यक्षता में हुआ था। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी जो हुई थी वो वल्लभी में नहीं हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में? साबक मीर की अध्यक्षता में हुई थी। और आपकी जो प्रथम हुई थी ये राजगृह में हुई थी। उसके बाद में आपकी जो तृतीय हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और चतुर्थ आपकी जो बौद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन में हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका वी जो राइट आंसर, क्योंकि आपको जो वी दिया गया है वो सही सुमेलित नहीं है, ये वैशाली होना चाहिए। यहाँ पे दिया क्या गया है? वल्लभी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आपके जो द्वितीय जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था आपको बताना है। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो देवाद क्षमा भ्रमण की क्या है? क्षमा भ्रमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी आपकी द्वितीय जैन संगीति। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ओदंतपुरी में एक मठ ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो किसके द्वारा जो है ओदंतपुरी में एक मठ ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था?
तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल के द्वारा, जो पाल वंश का शासक था। कहाँ पे? गोपाल के द्वारा इसका विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था। ये पाल वंश का शासक था। कौन? गोपाल जो था वो पाल वंश का एक शासक था, जिसके द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासन के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? ऐसा कौन सा गुप्त शासन के जो शासक था जो संगीत प्रेमी होने का उनको प्रमाण मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर का 34 है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे उसमें प्रमाण मिलता है कि जो अशोक है वो समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी था, क्योंकि उसके जो द्वारा सिक्के चलाए गए थे, सिक्के में जो अंकित किया गया उसमें मतलब क्या किया गया था कि जो बीड़ा बजाते हुए, जिसमें उन्हें बीड़ा बजाते हुए अंकित किया गया था किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के जो सिक्के चलाए गए थे उसमें क्या गया था कि समुद्रगुप्त को अंकित किया गया था, जिसमें ये बीड़ा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए थे। तो यहाँ पे क्या है? तो एक प्रमाण मिलता है कि समुद्रगुप्त जो हैं वो संगीत प्रेमी थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो आपको बताना है पे कि जो गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरिसिंह देव जो थे वो बंगाल अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे रचना दी गई है, उसके बाद में साहित्य दिए हैं। तो कौन सा साहित्य किसके द्वारा मतलब लिखा गया है? तो आपको बताना है यहाँ पे अबुल फजल, अकबरनामा, मोहम्मद कासिम, कारिम अली, बाबर। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, सी, करीम अली। क्या है? करीम अली के द्वारा अफसाना जहाँ नहीं लिखा गया है। तो करीम अली के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है वो लिखा गया है मुजफ्फरनामा। क्या लिखा गया है? मुजफ्फरनामा। मुजफ्फरनामा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है करीम अली के द्वारा लिखा गया मुजफ्फरनामा। और उसके बाद में जो अफसाना ये जहाँ आपको यहाँ पे जो दिया गया है, तो अफसाना ये जहाँ की जो रचना है ये शेख कबीर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शेख करीब के द्वारा, शेख कबीर के द्वारा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है कि कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया गया? यहाँ पे शासक दिए गए और अभिलेख दिए हैं, यानी कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो यहाँ पे शासक कौन? बुद्धसेन दिए गए, फिरोज तुगलक दिए गए, मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद में शेरशाह सूरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो आपका पंचोब ताम्रपत्र अभिलेख है, जो पंचोब ताम्रपत्र अभिलेख है वो संग्राम गुप्त से संबंधित है। किससे? संग्राम गुप्त से संबंधित है। ठीक है। और जो आपका फिरोज शाह तुगलक थे, इनसे जो अभिलेख संबंधित था वो राजगीर जैन अभिलेख संबंधित था। कि कौन सा? फिरोज शाह तुगलक से राजगीर जैन अभिलेख संबंधित था, जैन अभिलेख। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे मैं कुछ स्टार्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ तो आप लोग इसको राइट डाउन अवश्य कीजिएगा, और इसकी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, मतलब यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको 4 ऑप्शन में से ये बताना कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, जो डी दिया गया है कि सासाराम स्थित अष्टकोणी मकबरे का निर्माण जो है कार्य शेरशाह ने पूर्ण कराया था। तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा,
क्योंकि जो मकबरे का जो निर्माण कराया गया था, अष्टकोणीय मकबरे का जो निर्माण करवाया गया था, वो शेर शाह ने प्रारंभ किया था। क्या किया था कि शेर शाह के द्वारा इसको प्रारंभ तो किया गया था, किंतु क्या हुआ था, लेकिन इसको इस्लाम शाह के द्वारा पूर्ण कराया गया था। शेर शाह ने प्रारंभ किया था और इस्लाम शाह के द्वारा इसको पूर्ण कराया गया था, जो इस्लामी शैली में, मतलब जो भारतीय इस्लामी शैली में निर्मित है। किसमें? भारतीय इस्लामी शैली में निर्मित है। यानी कि शेर शाह के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था और इस्लाम शाह द्वारा इसको पूर्ण कराया गया था। लेकिन ऑप्शन में आपके क्या कह रहा है? ऑप्शन में कह रहा है कि सासाराम स्थित अष्टकोणीय मकबरे का निर्माण जो है वो निर्माण कार्य शेर शाह ने पूर्ण किया। तो शेर शाह ने केवल प्रारंभ किया था और इस्लाम शाह द्वारा इसको पूर्ण किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपके राइट हो जाएगा। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा प्रांत कब घोषित किया था? तो मतलब यहाँ पे आपको सन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1580 में मुगल साम्राज्य को सूबा प्रांत घोषित किया था अकबर ने बिहार को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का सूबेदार बनने वाला प्रथम मुगल राजकुमार था। तो प्रथम मुगल राजकुमार कौन था जो बिहार का सूबेदार बना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहजादा परवेज। क्या है? शहजादा परवेज। और शहजादा परवेज को किसने जो है वो सूबेदार बनाया था? तो मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा शहजादा परवेज को मुगल बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। और किस सन में किया गया था? 1621 ईस्वी में किया गया था। किसमें? 1621 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा। किसको किया गया था? शहजादा परवेज को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था? तो किस शासक द्वारा अंग्रेजों को, तो ऐसा कौन सा शासक था जिसके द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। क्या हुआ? शाह आलम द्वितीय शासक जो था उसके द्वारा अंग्रेजों को तीन जो थे प्रांत बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा पटना में फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? यानी अंग्रेजों द्वारा पटना में जो फैक्ट्री की स्थापना की गई थी वो किस सन में की गई थी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1620 ईस्वी में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया? यानी कि अंग्रेजों द्वारा पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा पद पर किसे नियुक्त किया गया था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को अंग्रेजों द्वारा पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया था। किसको? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो आपका जॉन मार्शल यहाँ पे थे, जॉन मार्शल और पीटर मुंडे, ये दोनों अंग्रेज व्यापारी थे। क्या थे? ये दोनों अंग्रेज व्यापारी थे जो बिहार में 1630 ईस्वी से और 1634 ईस्वी तक बिहार में ये लोग रहे थे। कौन? जॉन मार्शल और पीटर मुंडे। तो ये दोनों अंग्रेज व्यापारी थे। ये 1630 से 1634 तक बिहार में रहे थे। और अंग्रेजों द्वारा पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसको बनाया गया था? वो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईरान यानी कि फारस के सम्राट नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था आपको बताना है। तो उस समय जो दिल्ली का शासक था वो था, कौन था? उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो नादिर शाह था उसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। यानी कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया था? यानी कि
हाँ, बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया था। तो किसके शासनकाल में ऐसा कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या दिया गया कि यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि बिहार में स्थित अफगान शैली में निर्मित मकबरा। तो क्या है कि बिहार में जो अफगान शैली में कौन से मकबरे हैं जो अफगान शैली में निर्मित हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक सही है। कैसे कि जो आपका हसन खां का मकबरा, उसके बाद में शेर शाह का मकबरा और उसके बाद में आपका इस्लाम शाह का मकबरा, यानी कि हसन शाह का मकबरा, शेर शाह का मकबरा और उसके बाद में इस्लाम शाह का मकबरा। ये तीनों जो मकबरे हैं वो अफगान शैली में ही निर्मित हैं। किसमें? अफगान शैली में निर्मित है। आपका जो मलिक इब्राहिम का मकबरा है वो तुगलक शैली में बना हुआ है। किसमें? तुगलक शैली में बना हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना कॉलेज तथा पटना कलेक्ट्रेट के भवन पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो यहाँ पे आपको बताना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हालैंड की शैली का जो प्रभाव है वो पटना कॉलेज तथा पटना कलेक्ट्रेट के भवन पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित था। तो ऐसे 3 वर्ग कौन से थे जिसमें वो कृषक वर्ग विभाजित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि खुद कास्ट, उसके बाद में पाही कास्ट, उसके बाद में आपका है मुजारियन। ये 3 वर्गों में मुगल काल में कृषक वर्ग जो था वो विभाजित था। तो आप लोग समझते हैं कि जो खुद कास्ट थे वो किसे कहा जाता था, पाही कास्ट किसे कहा जाता था या मुजारिन किसे कहा जाता था? तो जो खुद कास्ट थे ये ऐसे किसान थे उसी गांव की भूमि पर निवास करते थे जहां एक के निवासी थे, ठीक है। उसके बाद में जो पाही कास्ट थे ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे, यानी अपने जहां रहते थे वहां से दूसरे गांव जाकर के वहां कृषि करते थे। और उसके बाद में जो मुजारिन थे ये लोग खुद कास्ट के, यानी जो ये खुद कास्ट हैं इनकी कृषकों से भूमि किराए पर लेकर के ये लोग कृषि कार्य करते थे। उसके बाद में जो गल्ला बख्शी है, तो गल्ला बख्शी ये है जो है ये मुगल काल में लगान वसूल करने की एक व्यवस्था थी जिसमें फसल का कुछ भाग जो है वो सरकार द्वारा लिया जाता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को शायद पता भी होगा। तो मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? आपको भैया बताना है तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में मुगल काल में 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी दोस्तों तक इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।